नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवत में। दोस्तों अब जैसा जानते हैं हम लोग पीछे का जो था ये सब नग पढ़ चुके थे। पॉलिटी हम लोग शुरू कर दिए थे पेज नंबर 236 और पॉलिटी में हम लोग ये सब पढ़ते हुए हम लोग आगे निकल गए थे। भारतीय नागरिकता कंप्लीट हो गया था और हम लोग को आज पढ़ना है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट जो है यहाँ का जो है हर एग्ज़ाम में पूछता है ना। मौलिक अधिकार से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए लिख रहा है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि मौलिक अधिकार जो है किस मतलब कि कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये लिया कहाँ से गया है, तो हमारे संविधान में तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ से ये मौलिक अधिकार जो है लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, है ना, ये मौलिक अधिकार शब्द लिया गया है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो गया, खुद का अधिकार। क्या क्या हम लोग का अधिकार है वो हम लोग को आज पढ़ना है। तो ये आता है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो ये भाग 3 जो है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है 12 से 35 तक और ये 12 से 35 ही हमारा क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ये सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। पूछेगा कि भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को ही भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3। और भाग 3 में है क्या, तो यही मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, है ना। या फिर ये दे देगा, बोलेगा ऑप्शन में बोलेगा कौन सा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को हम लोग भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो 12 से 35। या फिर भाग 3 दे देगा, है ना। या फिर मौलिक अधिकार सिंपल क्वेश्चन बना के देगा। तो आपको फंसाना रहेगा तो कैसे भी आपको दे सकता है। ध्यान रखिएगा, इस मूल अधिकारों की जन्मदाता भी कहा जाता है। देखिएगा, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो आपके मूल अधिकार है वो इसी में निहित हैं। तो यही हमारा जन्मदाता भी हो गया हमारा भारत का अधिकार पत्र जो कि भाग 3 है। ठीक ना। अब देखिए मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा शब्द है क्या, तो ये मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा किसका शब्द है, तो फ्रांस का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है ना। प्रयोग इंग्लैंड में हुआ है। फ्रांसीसी शब्द है, प्रयोग इंग्लैंड में हुआ है। ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा का मतलब। देखिए मैग्ना कार्टा लिखकर आगे देखिए, मौलिक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अनुप्रयोग में राज्य शब्द का उपयोग व्यापक अवधारणा में किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है। जो राज्य शब्द है राज्य, इस राज्य शब्द को परिभाषा किस आर्टिकल में लिखा गया है, राज्य की परिभाषा, तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा। ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक और आर्टिकल में भी लिखा है, वो आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, उसमें भी राज्य की परिभाषा ही है। तो 2 में राज्य की परिभाषा देखने को मिलता है। मतलब मुख्य रूप से जो है वो हमारा आर्टिकल 12 है। देखिए कह रहा है राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं। भारत सरकार राज्य में ही आता है ना। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट को राज्य बोल रहे हैं, नहीं, भारत सरकार भी हमारा राज्य में ही आता है। भारत की संसद ये भी राज्य में ही आती है, भारत की संसद। प्रत्येक राज्य की सरकार, मतलब अब यहाँ पे स्टेट का बात करने लगा। प्रत्येक राज्य की सरकार ये भी हमारा राज्य में ही आता है। और विधानमंडल जो है, सरकार और विधानमंडल है हर एक राज्य में। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार, ये सब भी किस में आता है, तो हमारा राज्य की जो है राज्य शब्द में आता है ना। आगे कह रहा है अनुच्छेद 13 में देखते हैं। 12 तो हम लोग देख लिए, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा है। और उस परिभाषा में क्या क्या है, तो राज्य शब्द की निम्नलिखित शामिल है, जिसमें से भारत सरकार है, भारत की संसद है, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय तथा अन्य प्राधिकार है। अब 13 में देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या है, ठीक ना। 13 में कह रहा है इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन कर दे। मतलब ये खुद के लिए सेफ्टी पालन कर दिया है लिख के इसमें। अनुच्छेद 13 में अपने लिए ही क्या कर लिया है, सेफ्टी रख लिया है। इस सेफ्टी में लिखा क्या है उसने, कि बोला है कि इसके अनुसार अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है। कोई भी ऐसा कानून जो है इसमें अनुमति नहीं लगा सकता है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करे। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। पहले ही इसमें बता दिया गया आर्टिकल 13 में कि जो भारत के संविधान के जो भाग 3 है मौलिक अधिकार वाला, इसको जो है उल्लंघन कर दे, ये अपने खुद को सेफ्टी करने के लिए इसमें लिख दिया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता या जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करे, मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे।
तो सही बात है, मौलिक अगर अधिकार का उल्लंघन कोई कर देगा तो समझिए फिर कहाँ से वो मौलिक अधिकार रहेगा अपना, नहीं ना रहेगा। मान के चलिए आपका मौलिक अधिकार है कि हम रोड पे खुला घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर पाबंदी लगाया जाए कि नहीं जा सकते हैं, तो वह फिर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ ना। तो अपवाद को छोड़ के मान के चलिए जो जगह मतलब कि आतंकवाद वाला है, तो वहाँ पे आपको पाबंदी है, तो वो सब अपवाद को छोड़ के हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए आर्टिकल देखिए, अब 13 में ही 13 के 2 भी है, 13 का 2 देखिए इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा गया है। सबसे पहले देखिए कह रहा है इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो। ये किस में लिखा है? 13 के बी में लिखा है। 13 में हमारा पहले बोल दिया है कि ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जो हमारा मौलिक अधिकार या फिर भाग 3 को हनन करे। फिर कह दिया है कि राज्य भी कोई ऐसा अपना मतलब 13 का बी में कह दिया है कि राज्य भी मतलब स्टेट भी अपना कोई नियम ऐसा नहीं बनाएगा जो भाग 3 को मौलिक अधिकार को क्या करे तो छीन ले या फिर उल्लंघन करे। तो भाग 13 के बी में जो है आर्टिकल 13 के बी में क्या लिखा हुआ है कि राज्य भी कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा। सबसे पहले तो कह दिया कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं, लेकिन स्पेशल राज्य 13 के बी में लिख के स्पेशल राज्यों को नोटिस किया है, नोट दिया है कि राज्य भी अपना नियम नहीं बनाएगा जिससे क्या हो, मतलब राज्यों को तो अपना नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया कि राज्य भी अपना कोई विधि नहीं बनाएगा जिसमें भाग 3 का उल्लंघन किया गया हो, है ना। यदि कोई विधि ऐसी करती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म कर दी जाएगी। उल्लंघन अगर हो ऐसी विधि अगर बना देता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए अब ख़त्म करना है मान के चलिए, तो अब राज्य बना दिया मान के चलिए, हाईकोर्ट पास कर दिया, लेकिन तो अब हम लोग को क्या होगा? तो मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा जब राज्य बना दिया कि नहीं जा सकते आप यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ, तो फिर अब सबसे ऊपर वाला पोस्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, जब राज्य ही ऐसा कर दिया तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपका मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट तो मतलब है ही है, हाई कोर्ट में आपका मौलिक अधिकार का सभी आपका मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर आपका जो भी हो गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं आप अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया गया हो तब। ये आपको आगे देखिए मिलेगा पढ़ने को लिए। देखिए कह रहा है कि अब कह रहा है कि 13 के 4 में देखिए, 13 के बी तो हम लोग देख लिए, उसमें क्या था? उसमें था कि राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का हनन हो। सबसे पहले बोला 13 में कि ऐसा कोई भी विधि नहीं होगा जो राज्य मतलब कि मौलिक अधिकार का हनन हो भाग 3 का। फिर स्पेशल राज्यों को फोर्स करते हुए मतलब कि फोकस करते हुए बोला। अब 13 के 4 में क्या कह रहा है कि इसके अनुसार इस अनुच्छेद कि कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए सब संशोधनों पर लागू नहीं होगी। मतलब 13 के 4 में स्पेशल कह दिया है कि इसके अनुसार इस आर्टिकल में मतलब इस अनुच्छेद की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। संविधान के जो अनुच्छेद 368 है अगर उसके तहत कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसके तहत भी लागू नहीं होगी। इस किसमें कह दिया है? 13 के 4 में कहा दिया है। 13 के 4 में क्यों? क्योंकि 368 में क्या है आपको पता होगा, संशोधन है, संविधान संशोधन है। तो संशोधन करने के बाद भी आप मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशल 13 के 4 में लिख दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि किस आर्टिकल में लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद मतलब 368 के तहत किए गए संशोधन जो है इस पे भी लागू नहीं होगी, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। ये अनुच्छेद 13 के 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी, ठीक ना। मतलब कि अगर आप 13 के 4 में जाने देख रहे हैं क्या है इसका अच्छा सा अर्थ हम देखें। 13 के 4 का सीधा अर्थ यह है कि संसद अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कोई संशोधन करती है तो उसे अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकार की छीनता या फिर कम करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में जो हुआ था यह साफ कर दिया कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती, है ना। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाता है, न्यायपालिका को ही
मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे बनाता है? न्यायपालिका में। अब न्यायपालिका में कौन कौन हो गया? वही न्यायपालिका जो है सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसी को मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाता है अनुच्छेद 13 ही बनाता है, ठीक है ना। और संविधान के भाग 3 के वर्णित अधिकारों की रक्षा करता है मौलिक न्यायपालिका वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो है सिविल कोर्ट। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 आपको पता होगा, राष्ट्रीय आपात होता है उस समय जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, जो 20-21 है उसको छोड़कर, आर्टिकल 20-21 है उसको छोड़कर, जीवन और व्यक्तित्व जो है स्वतंत्रता, इसको छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। आपका मौलिक अधिकार जो है घूमने फिरने इस सबको बंद किया जा सकता है। जब आपके देश में क्या आएगा? इमरजेंसी लागू होगा, राष्ट्रीय आपात जिसको बोलता है, नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा, जो आर्टिकल 352 में हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे 352 में मिलेगा राष्ट्रीय आपात। उस समय क्या हो सकता है? आपके मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति चाहेगा तो क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है कुछ दिन के लिए, जब तक वो चाहे। बाहर नहीं जा सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं। कैसे लग गया था? कर्फ्यू लगा था ना कोरोना वायरस में, तो आपके मौलिक अधिकार की हनन तो किया जा रहा था, लेकिन वो जब राष्ट्रपति ही चाहेंगे तभी हो सकता है ना, आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है। लेकिन 2 को छोड़ के, जीवन और व्यक्तित्व का स्वतंत्रता, इसका जो छोड़ के 20-21 जो है आर्टिकल 20-21 में पढ़ने को मिलेगा क्या है? जीवन और व्यक्तित्व, इसको छोड़िए के सबको स्थगित कर सकता है। इसको नहीं, अब मान के आपका जीवन थोड़ी ले लेगा, इसको उसको थोड़ी मतलब व्यक्तित्व कोई आपका जान नहीं मार दे, ये सब। चलिए, तो ये असीमित नहीं है, ये क्या है? ये असीमित नहीं है, मतलब इसको एक बंद, मतलब कि सीमित है, असीमित नहीं है, मतलब ये सीमित है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। राज्य उस पर अपना प्रतिबंध लगा सकता है, और राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन उसका अदालत में उसका निर्णय भी किया जाएगा कि ये उचित था कि नहीं उचित था, है ना। वाद योग्य है ये। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय जो है 226 उच्च न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकता है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों की हनन कर रहा है, छीन रहा है, तो आप किसके पास जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू जाइएगा? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाइएगा। अगर आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसमें लिखा गया है कि आप, अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो आप मेरे पास आइए। तो 226 में ऐसा लिखा गया है कि आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं, ठीक ना, तहत जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, लिख रहा है ना। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। उच्च न्यायालय में जाइए, उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। किस लिए? तो मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा, उसलिए। किस आर्टिकल के थ्रू उच्चतम न्यायालय? तो 32 के थ्रू उच्चतम न्यायालय, और 226 के तहत उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था? तो 7 गो मौलिक अधिकार था मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को छीन लिया गया। संपत्ति जिसके पास रहता था बोलता था कि हम अपना संपत्ति है। अब किसी का रोड बनवाना है, मान के चलिए बीच में उसका संपत्ति ज़मीन पड़ गया है किसी आदमी का। अब सरकार को तो रोड बनाने में इतना खर्चा हुआ, वहाँ से लेकर आया, लेकिन बीच में किसी का पड़ गया, बोल रहा है कि नहीं देंगे, हम क्या करिएगा, हम कोर्ट केस कर देंगे, हमारा अधिकार है संपत्ति। तो सरकार तो सोच में पड़ गया कि रोड नहीं बन पाएगा। तो फिर सोच विचार करते हुए उसको क्या किया गया? मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था आपका, जो मौलिक अधिकार में आता था, 7 गो मौलिक अधिकार में, इस संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया। बोला कि अब नहीं रहेगा तुम्हारा संपत्ति पर अधिकार। अब सरकार चाहेगा तो हटा देगा, भले उसका बदला पैसा तुमको देगा सरकारी हिसाब से, लेकिन चाहेगा तो उसको हटाएगा, ज़बरदस्ती हटाएगा। तुम कोर्ट केस भी नहीं कर सकता है, ऐसा नियम बना दिया सरकार, ठीक ना। किस लिए? तो देश का विकास करने के लिए। सही जाहिर सी बात है, किसी को मतलब किसी से दुश्मनी है किसी सरकार को। तो लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, किसके थ्रू हटाया गया? ये संशोधन किया गया संविधान में, जो कि 44वें क्रम का था, और ये 1978 में हुआ था। 44वें क्रम के संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था।
इसी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। ठीक ना, पूछता है क्वेश्चन और बार बार पूछता है। अब देखिए अनुच्छेद 31 और 19 एक के एफ। तो अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति का अधिकार था और एगो 19 का एक का एफ जो है, 19 का एक का एफ जो है आर्टिकल सब है, ये सब इस सब के मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। मतलब ये जो था पहले संपत्ति का अधिकार था, ये मौलिक अधिकार की सूची में था। मतलब मौलिक अधिकार में जो भी रहेगा आप उसका हनन तो नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दीजिएगा, लेकिन सरकार उसको हटा दिया। संपत्ति का अधिकार जो था बाकी 6 को रखा गया और एगो जो 7वां नंबर का था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया कि अब आपका वो सिर्फ कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार मतलब आप उस पर कानून के नज़र में आप उस पर रह रहे हैं, आप कानून जब चाहेगा उसको हटा सकता है, लेकिन उसके बदले आपको आपका हर्जाना देगा। तो वो यही बात है। तो 31 में हमारा यही है संपत्ति का अधिकार और 19 का एक का एफ ये भी है हमारा संपत्ति का अधिकार। तो इन दोनों को क्या किया, 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया। और संविधान के भाग 12 में है अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 के क जो है ये संविधान के भाग कितना में है, संविधान भाग 12 में लिखा गया है, 300 के क में, उसमें कानूनी अधिकार है, ये इसी में जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, 7वां नंबर वाला। चलिए यहाँ तक ध्यान में रखिएगा भाग 12 तक। चलिए आगे देखते हैं। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जो है अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जो है अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। फिर से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन में 1931 हुआ था और कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र में मूल अधिकार जो थी ना, मूल अधिकारों की मांग किया था सबसे पहले। उस समय तो संविधान कुछ बना नहीं था, आज़ाद भी नहीं हुआ था भारत। तो 1931 का कराची अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कांग्रेस में घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किया कि ऐसा मूल अधिकार रखा जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में। यहाँ से इम्पोर्टेंट है भैया, मूल अधिकार कहाँ से था, हम लोग को सब दिमाग में कहाँ से आया, तो उसी समय का बात है। कराची अधिवेशन जो 1931 में हो रहा था, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी समय क्या किया गया था, घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। और मूल अधिकारों के प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया था, मूल अधिकारों का जो प्रारूप है ये जवाहरलाल नेहरू बनाए थे, जवाहरलाल नेहरू बनाए थे, ध्यान रखिएगा। जो मूल अधिकार है वही मौलिक अधिकार है जो बोला जाता है, प्रारूप बनाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और 1931 के कराची अधिवेशन में जो थे उस समय अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी समय क्या किया गया था, तो यही मूल अधिकारों की मांग किया गया था। घोषणा पत्र देके उसमें बैठक में क्या किया गया, मूल अधिकारों की मांग रखा गया कि मूल अधिकार ये होना चाहिए सभी व्यक्तियों का। और इसका प्रारूप कौन बनाए थे, मूल अधिकारों का प्रारूप कौन तैयार किए थे, जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे कि ऐसे ऐसे रखा जाएगा अधिकार। तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप तैयार किए थे, ध्यान में रखना है दोनों को। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 को याद रखना है, मूल अधिकार से रिलेटेड है, इसमें मांग घोषणा किया गया था। और ये जो है मूल अधिकारों का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समता या फिर समानता का अधिकार, समता या फिर समानता का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। समता या फिर समानता, सबको एक बराबर समानता दिया जाएगा, ये अधिकार है 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारा 19 से 22 स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म से लेकर स्वतंत्रता अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। धर्म का स्वतंत्रता अधिकार है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी है 29-30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा 32। 31 कहाँ गया,
तो 31 आप लोग क्या ऊपर देखे थे ना, 31 को क्या कर दिया गया था, तो 31 को यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था इसको ख़त्म कर दिया गया था। साथ ही साथ 19 का F का भी ख़त्म कर दिया गया था, ये भी संपत्ति का अधिकार ही था। तो हम लोग यहाँ पे 7 गो में से 6 गो देख रहे हैं मौलिक अधिकार, एगो ख़त्म कर दिया गया है ना 31 का। यही हम लोग को एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो एक बार बताइए, इसको याद करना ज़रूरी है। समता का अधिकार या फिर समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ, तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, शोषण के 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा 32। ध्यान रखिएगा 31 हमारा खत्म हो गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू, और उसको 300 क में डाल दिया गया भाग 12 में। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। देखिएगा अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। समता मतलब कोई भी विधि बन रहा है उसके लिए सब कोई एक समान होगा। समता मतलब एक बराबर रहेगा। ये जो है समता और समानता ही हम लोग पढ़ना ही है 14 से 18 में। तो पहला ही अनुच्छेद 14 में क्या कह दिया है कि वो कोई विधि है तो विधि के समक्ष सभी क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। देखिए इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा। यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। ये ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार जो तो है, मौलिक अधिकार, ये टोटल मौलिक अधिकार जो है ये तो हमारा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। हम लोग कहाँ पढ़े थे ऊपर, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार, सबसे पहले लाइन ही था, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, है ना। तो आगे देखते हैं। और लेकिन अगर यहाँ का बात कर दे कि विधि के समक्ष समता, अगर पूछ दे कि विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ है कि ये एक समान कानून बनाएगा, यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। स्पेशल विधि का समक्ष तो है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है स्पेशल ये वाला। विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, यह कहाँ से लिया गया। अगर इसके बारे में स्पेशल पूछ दे तो यह ब्रिटेन संविधान से लिया गया, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार पूछ दे तो ये तो अमेरिका से लिया गया है ना। तो यहाँ तक समझ में आपको आया हो। अनुच्छेद 15 में धर्म भेदभाव कोई नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा है कि धर्म के हिसाब से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 में लिखा गया। अनुच्छेद 15 के 1 में और 15 के 2 में, 15 के 3 में, 15 के 4 में, ये सब 15 से ही रिलेटेड है। 15 के 5, 15 से 6, इसमें सबको अलग अलग बांट दिया है कि किसमें कौन कौन सा है चीज़। तो चलिए देखते हैं सबसे जल्दी। तो अनुच्छेद 15 के 1 में देखिए कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये स्पेशल 15 का 1 में है। 15 वाला जो पूरा बात है ये 15 का 1 में है, लेकिन 15 के 2 में फिर इसी तरह से देखिए क्या कह रहा है। 15 के 2 में कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति या फिर लिंग, जन्म स्थान, उनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन स्थलों, कुआं, स्थान, घाटी, तालाब, सड़कों और सार्वजनिक रिजॉर्ट्स में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब वही बात है, उसको बात को थोड़ा को फैला के छोटा छोटा रूप में उसको तोड़ के 6 भाग में, 5 भाग में बांट दिया गया है। तो 15 का 1 में कह रहा है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 वाला ही यहाँ पे 15 का 1 में है। फिर कह रहा है कि ये जगह पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, वंचित नहीं कर सकता है कि कहीं भी आपको घुसने से वंचित नहीं कर सकता है। होटल हो गया, सार्वजनिक दुकान हो गया, भोजनालय, मनोरंजन स्थल, कुआं हो गया, स्थान, तालाब, सड़क और सार्वजनिक रिजॉर्ट्स, इस सब में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक कर रहा है, प्राइवेट नहीं कर रहा है, ठीक, सार्वजनिक कर रहा है, वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा है, 15 के 2 में लिखा हुआ है। 15 के 2 में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, सार्वजनिक प्लेस में घुस सकते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है ये। लेकिन ये अपवाद है, क्यों अपवाद है अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 1 में था कि आप इस भेदभाव नहीं किया जाएगा सब चीज़ पे। फिर कह रहा है 15 के 2 में आप कहीं भी घुस सकते हैं सरकारी चीज़ों में, है ना। लेकिन अब कह रहा है कि यह सामान्य नियम का अपवाद है। इसका ये दोनों का ये अपवाद है 15 के 3। ये अपवाद क्यों है, क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। तो यह अनुच्छेद जो है उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात
राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। मतलब कि उनके लिए स्पेशल, स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए स्पेशल उपबंध बनाया जाएगा, उस पर नहीं रोकेगा ये, ठीक ना। माने उसके लिए स्पेशल बनाया जाएगा स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपवाद में है। अपवाद में है कि नहीं है? बालक छोटे बच्चे होते हैं, स्त्री महिला फीमेल है ना, उनको तो अपवाद में रखना पड़ेगा थोड़ा। तो हर जगह नहीं, लेकिन विशेष उपबंध कर है ना, स्पेशल जगह पे बनाने से उनको नहीं रोकेगी, है ना, ध्यान रखिएगा। 15 और 1 15(2) के लिए अपवाद कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो 15 के 3 अपवाद हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये इसमें उपबंधित क्या करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी, इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 14 में देखिए 15 के 4 में अब क्या लिखा गया है, ये तो हम लोग देख लिए 15 के 1 2 को जो है इसका अपवाद है 15 के 3, 15 के 4 में कह रहा है कि अनुच्छेद 15 के 1 और 15 के 2 में दिए गए सामान्य नियम का दूसरा अपवाद है अब 15 के 4। तो 1 और 2 के अपवाद पहला तो 3 हो गया, फिर अब 4 वाला भी इसका अपवाद ही है। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा और अनुसूचित जो जाति होती है, उसमें अनुसूचित जातियों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है। माना SC ST को छूट दिया जाता है ना, मान के चलिए उनको छूट दिया जा रहा है, तो ये इसका अपवाद ही ना हुआ। सबको जब बराबर हिस्सा माना जाएगा, धर्म भेदभाव नहीं किया जाएगा सबको, लेकिन जाति के हिसाब से ये SC ST को बांटा गया है, तो उसमें भेदभाव करिए कि ना, उसको छूट दिया गया है। तो ये 15 का 4 का हमारा क्या हो गया, 1 2 का अपवाद ही हो गया, 1 2 का क्या हो गया, अपवाद हो गया, तब ना उसको छूट दिया जा रहा है ज़्यादा मात्रा में। तो ये सब जो है यही कह रहा है यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति उन्नति के विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकता है। ये अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 54 जो है संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा मद्रास राज्य, देखिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि यह अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 के जो 4 है, 15 का 4 जो है ये 3 और 1 2 को कभी ये भी खारिज करता है, अपवाद है, और 15 का 3 ये भी 1 2 का अपवाद है। देखिए तो 15 का जो 4 है संविधान के प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ था, आप लोग को याद है, 9वीं अनुसूची, इसके द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराइराजन वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के प्रभाव की सुनवाई करने के लिए जोड़ा गया था, ठीक है ना। फिर से देखिए एक बार बढ़िया से, कह रहा है कि अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 4 15 के 4 संविधान के प्रथम संशोधन जो हुआ 1951, इसी के द्वारा मद्रास द्वारा जो है चंपाकम दोराइराजन वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला के प्रभाव को शून्य करने के लिए जोड़ा गया था, ठीक ना। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था बाद में चंपाकम दोराइराजन वाद में, उसको शून्य करने के लिए जोड़ा गया था। किसको? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 के 5 देखिए क्या होता है इसमें। तो यह अनुच्छेद 2002 में 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नामांकन के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के तहत क्या किया गया है कि शिक्षा संस्थान में, अब देखिए वहाँ पे तो सब जगह था SC ST हर जगह नौकरी जो भी है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा संस्थान को भी है, वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों को नामांकन के लिए जो नामांकन किया था, एडमिशन किया था, उनके लिए सीटों का भी आरक्षण वहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? शिक्षा संस्थान में, ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा संस्थानों में छूट SC ST को दिया गया था, ये भी 15 के 5 में ही लिखा गया है, 15 के 5 में। और ये जो है संविधान संशोधन 2006 में आया था, 93वां संविधान संशोधन 2006 में आया था, जिसमें शिक्षा संस्थान जो भी है उसमें छूट देने के लिए, शिक्षा संस्थानों में सीटों का छूट देने के लिए जो किया गया था इस संविधान संशोधन। तो 93वां संविधान संशोधन 2006 ये किस लिए है? तो शिक्षा संस्थानों में छूट देने के लिए, SC ST या पिछड़े वर्गों के लिए, है ना। तो ये अनुच्छेद 15 के 5 में ये लिखा गया था। तो ये सब क्या है? वंश, मूल, जाति, धर्म के हिसाब से है 15 में, उसी में ना ये 15 के 5 में है। 2006 में 93वां संविधान संशोधन बना के शिक्षा संस्थान में छूट दिया गया। 15 के 6 में देखिए क्या है, इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 में द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, एकदम हाल फिलहाल में जोड़ा गया 2019 में, और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको बोला जाता है EWS। आर्थिक जो है वंचना, आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितना? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है
किसको? तो आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक ना। इस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन, मतलब जो इकोनॉमिकल गरीब हैं, जनरल वाले भी, तो वो भी 10% आरक्षण उनको मिलेगा, ठीक ना। ये किस में है? 15 के 6 में, अनुच्छेद 15 के 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना। तो 10% का आरक्षण जो दिया गया था, ये अनुच्छेद 15 में 6 में लिखा गया था, और इसे जोड़ा गया 15 का 6, मतलब 15 के 6 जोड़ा गया था लास्ट में। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में ये जोड़ा गया यार। 10% EW आरक्षण कब दिया गया? 2019 में दिया गया। 10% EWS आरक्षण कब दिया गया? 2019 में दिया गया था। और ये जो है 2006 में जो है शिक्षा संस्थानों में छूट के लिए 2006 में किया गया था, जो कि 93वां संविधान संशोधन था। और ये जो है EWS वाला, ये कितना नंबर का है? तो ये है 103वां संविधान संशोधन, जो कि 2019 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 के 6 में जोड़ा गया। और इसमें क्या था? EWS के लिए छूट था 10%। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग 15 तक तो समझ लिए। 15 में 6 को है, कौ है 15 के? आर्टिकल 14 में तो सिर्फ 14 ही पढ़े थे, लेकिन आर्टिकल 15 में हम लोग 6 को पढ़ लिए थे, उसका ब्रांच। इसमें से 1-2 हम लोग पढ़ ही लिए थे, 1-2 को खारिज करने वाला 3-4 था। और फिर हम लोग 5 भी देख लिए, फिर 6 भी देख लिए, ठीक। तो इसको एक बार पीछे से 2 बार देख लीजिएगा, ध्यान में आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 16 अब देखिए क्या है। तो लोक नियोजन के विषय में अक्सर अवसर की समानता, लोक नियोजन जो भी है सरकारी चीज़ों है, उसमें लोक नियोजन जो भी होता है सरकारी चीज़ों में, तो विषय में क्या होगा? उसमें अवसर में समानता, समता, मतलब बराबर दिया जाएगा। अवसर में समानता, सबको एक बराबर रखा जाएगा ही नहीं, किसी को ऊपर किसी के नीचे। लेकिन इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं? अपवाद पढ़ते हैं। जो भी SC ST है उनके लिए अपवाद है कि नहीं, OWS के लिए। तो देखिए अनुच्छेद 16 का 1 में कह रहा है ना कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति होगी ना, राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या फिर नियुक्ति किया जाएगा, सरकारी से भी कुछ भी, तो उन विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, मतलब सबको एक बराबर दिया जाएगा। लेकिन उसमें बराबर तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा छूट दिया जाएगा, ये देखिए आगे पढ़ने को मिलेगा। तो अनुच्छेद 16 के 2 कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र होगा, न ही उसमें भेदभाव किया जाएगा। ये 16 के 2 में वही इसी बात को लिखा है, थोड़ा बढ़ा के, है ना। अवसर की समानता दिया जाएगा, और इसमें इस हिसाब से उसको अवसर की समानता में भेदभाव कोई नहीं करेगा, ये इसमें कह रहा है, मतलब इसका ही अंग है ये। अब कह रहा है 16 के 1 खंड 1 और 2 में राज्य के अधीन नियोजन और नियुक्ति के अवसर की समता के उक्त नियम 3 अपवाद है, जो कि 16 के 3, 16 के 4, 16 के 4 के क जो इसी का हो गया, और 16 के 5 ध्यान में रखिएगा। ये 3 अपवाद का क्या है? 16 के 3 है, 16 के 4, 16 के 4 के क, ये एक ही हो गया इसी को, इसलिए इसको 1 मान रहा है, इसको 1 मान रहा है, और इसको 1 मान रहा है, तो 3 होगा ना। तो 16 के 4, 16 के 4 के क, फिर 16 के 3, 16 के 5, ये जब जो है ये अपवाद है। किसका अपवाद है? 16 के 1 के, 16 के 2 के अपवाद है। 16 में 1 में वही क्या है? सबके समानता है, सबको नागरिक अवसर की समानता दिया जाएगा। और 16 के 2 में कह रहा है कि ये स्थानों पे नागरिक उपात्र को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं 16 के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति से पहले उस राज्य और क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कुछ विशेष नियम बना सकते हैं। निवास के मतलब वही डोमिसाइल, आप लोग देखा होगा, डोमिसाइल के बारे में बहुत सुना होगा, है ना। कि अपना भी राज्य क्या कर सकता है? डोमिसाइल लागू कर सकता है कि हमारे ही अंदर सब का सब क्या करेगा, तो सब पब्लिक हमारे ही रहेगा, सरकार का निवासी, बाकी बाहर का कोई नहीं आएगा। ऐसा नियम तो बना सकता है, लेकिन कुछ उसमें सुधार करके। इस प्रकार अनुच्छेद 16 के 3 का उद्देश्य राज्य के क्षेत्र निवासियों के सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, देख रहे हैं ना, प्राथमिकता देना है। ये किस आर्टिकल में है लिखा गया है? तो यही हमारा 16 के 3 में। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब निवासी जो है सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना उद्देश्य था। ये राज्य के क्षेत्र के निवासी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? 16 के 3 में लिखा है। किसमें लिखा है? 16 के 3 में। ये किसका अपवाद है? तो 1 और 2 जो है, 16 के 1, 16 के 2 का अपवाद है ये। और इसी में लिखा गया है कि जो है राज्य अपना जो है निवासी मतलब डोमिसाइल लगा सकता है अपने राज्य के निवासियों पर, है ना, सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे सकता है। प्राथमिकता देना ये जो है ये किस 16 के 3 में ही है। किस में है? 16 के 3 में। ध्यान रखिएगा 16, देखिए बड़ा बड़ा लिख देते हैं याद रखने के लिए। 16 का 3 में है ना, डोमिसाइल, डोमिसाइल है ना, प्राथमिकता दे सकता है। चलिए
अब 16 के 4 में देखते हैं कि यह अनुच्छेद राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकता है। फिर से देखिए, कह रहा है कि यह अनुच्छेद राज्य को सरकारी सेवा में पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा जो में पर्याप्त नहीं है, पिछड़ा वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवा पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकते हैं। वो अपने नियुक्ति और पद के लिए क्या कर सकते हैं? आरक्षण। मतलब कि हम लोग जो देखते हैं ना, जो भी आरक्षण दिया जाता है वही उनके लिए पद का क्या कर सकता है? उपबंध कर सकता है। आरक्षण का लिए मतलब दे सकता है। जैसे 16 के 4 में है ये आरक्षण देना, है ना, पिछड़े वर्गों के लिए, जो भी SC ST OBC हो गया पिछड़े वर्ग, तो उनके लिए आरक्षण देना इसी में लिखा गया है 16 के 4 में, उनके लिए स्पेशल आरक्षण दे सकता है। तो वैसे 16 में है क्या कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति जो है समता रखा जाएगा, लेकिन ये जो है अपवाद में है। क्यों अपवाद में है? इसीलिए अपवाद में है कि सरकार चाहे तो उनके लिए अलग से छूट दे सकता है, तो अलग से दे रहा है तो भाई अपवाद, ये तो अपवाद में ना हो गया। समता तो है नहीं, सबको बराबर रखना था, लेकिन वो क्या कर दिया? तो सबको छूट दिया। तो 16 के 3 में है प्राथमिकता देना, तो प्राथमिकता जब दे दिया सरकारी नौकरी में सभी निवासियों को अपने राज्य का, तो वो भी तो समता नहीं किया और भी दूसरे राज्य के निवासियों से। लेकिन यहाँ पे अपवाद में इसीलिए डाल दिया गया है। वैसे ही 16 के 4 में आरक्षण करने के लिए अपवाद डाल दिया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग 16 के 4 के क भी देखते हैं, जो कि इसी से जुटा हुआ है। चलिए इसको जैसे जोड़ा जाता है ना, तो उसमें 4 के क 4 के ख करके जोड़ा जाता है। तो देखिए 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया यह नया खंड जो था 4 के क, यह जो था 1995 द्वारा जोड़ा गया था 77वां संविधान संशोधन 4 के क। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए सरकारी सेवा में प्रोन्नति आरक्षण, मतलब इसमें प्रोन्नति दिया हुआ है कि आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रोन्नति देगा सबसे पहले। आप लोग जानते होंगे कि उनको जो है प्रोन्नति होता है ना, प्रमोशन भी पहले SC ST को ही दिया जाएगा। आरक्षण करने की शक्ति प्रदान किया गया, प्रोन्नति में आरक्षण करने की, उसमें भी प्रोन्नति मतलब प्रमोशन करने का शक्ति दिया गया है। प्रमोशन किस में है? 16 के 4 के क में है प्रमोशन, ध्यान रखिएगा। पहले तो 16 के 4 में बोल दिया है कि उसको आरक्षण दिया जाएगा। अब कह रहा है कि जब उसका आरक्षण उसमें जो सेटल हो गए उसके लिए प्रोन्नति मतलब उनके लिए क्या दिया जाएगा? तो प्रमोशन में उन्नति दिया जाएगा। 16 के 4 के क में क्या कह रहा है? तो सरकारी सेवा में प्रमोशन में भी उनको पहले ही प्राथमिकता रखी जाएगी आरक्षण देने में, है ना, उनका आरक्षण रहेगा प्रमोशन देने में। तो ये हमारा देख लिए। अब 16 के 4 के ख में देखिए इसमें क्या है। यह खंड संविधान के 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। अगर पूरा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है कांस्टेबल में तो नहीं है पूछेगा, ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है दरोगा BPSC में, है ना, वो भी इतना गहराई से दरोगा में नहीं है देखें। चलिए, तो 16 के 4 के ख में कह रहा है यह खंड जो है संविधान के 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। और 16 के 4 के ख में उपबंधी करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की उन रिक्तियों को जो 16 के 4 के क के उपबंधों के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के आरक्षित है, उन्हें अगले वर्ष या वर्षों में भरे जाने से नहीं रोकेगी। और ऐसे वर्ग में रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है आरक्षण का 50% सीमा का निर्धारण प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों का एक पृथक वर्ग माना जाएगा और उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, भलते ही वो 50% बढ़ जाए। देखिए फिर से समझिए क्या कह रहा है 16 के 4 के ख में कि खंड संविधान, यह खंड जो है 81वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। जाहिर सी बात है 4 के ख को 2000 में जोड़ा गया था, और 4 के क को किस में जोड़ा गया था? तो 1995 में जोड़ा गया था 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद की कोई बात राज्य को उन रिक्तियों को जो अनुच्छेद 16 के 4 के या फिर खंड 4 के क के उपबंध के अनुसार, 16 के 4 में क्या था? 16 के 4 के क में आप लोग देखिए लिए थे के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, उन्हें अगले वर्ष या वर्षों में भरे जाने से नहीं रोकेगी। मतलब किसी वर्ष में अगर भरे जाने के लिए वो आरक्षित है ना, तो उन्हें अगला वर्ष या फिर वर्षों में भरे जाने से नहीं रोकेगी। और ऐसे वर्ग की रिक्तियां पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है आरक्षण की 50% सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा, है ना। और सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों का पृथक वर्ग माना जाएगा और उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, उन्हें भले 50% बढ़ ही क्यों ना जाए। मतलब पीछे का जो सीट रिजर्व है उनका,
अगर वो नहीं भरते हैं तो उनका 50% अगला में जुटेगा, उसको खाली ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं भरा तो उसका 50% को क्या किया जाएगा, नेक्स्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो वही करा, अगले में 50% वो रिक्तियाँ जो बढ़ जाएगी, जो क्या थी मतलब उनके लिए आरक्षण थी, है ना। तो आप समझ गए होंगे इस बात। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 1992 द्वारा इंदिरा साहनी मामला क्या है, तो इंदिरा साहनी मामला में यह निर्धारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थान जो है, शिक्षा का संस्थान जो है, स्कूल कॉलेज, उनमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा उसमें इंदिरा साहनी मामले में यह निर्धारित किया गया था कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है, मैक्सिमम 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा कि 50% की सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा असाधारण परिस्थिति रहेगा तभी 50% की सीमा को तोड़ा जाएगा, सिंपल ऐसे नॉर्मल नहीं तोड़ा जाएगा 50% से ज़्यादा। तो आरक्षण की सीमा जो है 50% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये कौन सा मामला में कहा गया था, तो उस 1992 में जो इंदिरा साहनी मामला था, इसी में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा किसी को। 50% रिजर्व रहेगा, 50% सभी के लिए, किसी किसी के लिए, बाकी 50% को अनरिजर्व रखा जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने 1992 में कहा था ऐसा, ठीक है, इंदिरा साहनी मामले में। तो ध्यान दीजिएगा आगे, लेकिन वो तो अभी बढ़ चढ़ के 60-70 चल जाता है, 30-35% ही अनरिजर्व रहता है, सभी बढ़ गया है ना दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए 16 के 5 में देखते हैं। इस इंदिरा साहनी मामला को याद रखिएगा। इंदिरा साहनी मामला में क्या था, तो 50% से ज़्यादा अधिक नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही कहा था इंदिरा साहनी मामला में। चलिए अनुच्छेद 16 के 5 में देखते हैं क्या है। तो इसके अनुसार कोई भी नियम या कानून जो किसी धर्म या संप्रदाय संस्था के क्रियाकलाप में संबंधित पद या उनके शासी निकाय के सदस्यों के लिए बनाया गया हो, किसके लिए बनाया गया हो, नियम या कानून जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था जो है, धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पद या उनके शासी निकाय के सदस्यों के लिए बनाया गया है, उसमें उस पद के लिए किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। सरल शब्दों में देखा जाए तो यह खंड धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के पदों को नियुक्ति के धर्म आधारित भेदभाव की अनुमति दे रहा है। भेदभाव की अनुमति दे रहा है ना, मान के चलिए यहाँ पे हिंदू है तो हिंदू ही इसमें पंडित ही रहेगा, मौलवी नहीं ना आएगा, तो इसीलिए कह रहा है। तो यहाँ पे भेदभाव कर दिया गया, धर्म में भेदभाव हुआ ना भाई, पंडित अब यहाँ पे चाहेगा मौलवी कि हम बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे रोक लगाया गया है। रोक लगाना भी अनिवार्य है, तो सब जगह अपवाद तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो ये भेदभाव रखा गया जानबूझ के, नहीं तो झगड़ा तो जानबे करते हैं कैसे होगा अगर मौलवी आ जाए तो पंडित बन के, ताकि वे संस्थाएं अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर सके, ठीक है ना। तो ये किस में लिखा गया है, ध्यान रखिए, तो 16 के 5 में लिखा गया है। तो ये भी तो क्या है हमारा, इसमें भी ये भी तो अपवाद ही है हमारा। तो 16 के 5 और 16 के 4, 16 के 3, ये तीनों हम लोग का जो देखे थे अभी, सारा का सारा अपवाद किसका था, 16 के 1 और 16 के 2 का अपवाद था। जैसे हम लोग इधर भी देखे थे, अनुच्छेद 15 में भी देखे थे, जो जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, 15 के 1 और 15 के 2 इसका अपवाद था, 15 के 3 और 15 के 4, है ना। इसको फिर से एक बार 2 बार पढ़िएगा तो मस्त समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से उठाएगा। लोक नियोजन के अवसर विषय की समानता मिलान करने वाला आता है, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, अनुच्छेद 15 में है धर्म लिंग जाति, ये सबके गहराई से अगर पूछना हो तो यहाँ से पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 के 6 भी है, अच्छा 16 के 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए यह खंड जो है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोरी WS के लिए सरकारी नियुक्तियों के पदों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, और यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के आरक्षण से अलग रखा जाएगा, दिया जाएगा और अलग रखा जाएगा। ये कहा गया था 16 के 6 में, 81वां संविधान संशोधन 2000 में करके। और हम लोग एक जगह और भी देखे थे ना, इस सेम ऐसा ही, किधर गया दोस्तों, यहाँ पे कि 15 के 6 में देखिए, यहाँ उधर 16 का 6 है, इधर 15 का 6 है, देख रहे हैं ना कितना मस्त, 16 का 6 है यहाँ पे, यहाँ 15 का 6 है। तो देखिए ये जो है 15 का 6, ये जो है धर्म के हिसाब से 10% आरक्षण दिया जाएगा, पिछड़ेपन के आधार स्वीकार करते हुए आर्थिक वंचना, मतलब जो EWS वाले हैं उनको
धर्म, लिंग, वंश, जाति सब के लिए क्या दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 15 का 6 में कहा गया था 103वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा। ऑप्शन में अगर इसको भी डालेगा, पक्का डालेगा, जब ये डालेगा 103 संविधान संशोधन 2019, तो आपको ये भी तो डालेगा ना 16 के 6। और ये किस लिए है, 16 वाला जो हम लोग क्या था, लोक नियोजन में समानता, सरकारी नियोजन जो भी हो गया उसके लिए तो 10% आरक्षण। ये जो सरकारी जो है लोक नियोजन में अगर बात किया जाए तो 10% आरक्षण जो है 16 का 6 में है, जो कि 81वें संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, EWS। अगर धर्म, लिंग, वंश, जाति के हिसाब से बोले तो वो 15 का 6 चल जाएगा। और 15 का 6 जो है कितना संविधान संशोधन, तो वो हमारा था देखिए भूल जा रहे हैं, 103वां संविधान संशोधन था 2019 में। तो हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, 10% आरक्षण दिया गया है। एक 2019 का बात है, ये 2019 का बात है, वो 2000 का बात है। तो 16 का 6 2000 में जोड़ा गया था। और जो ये है 15 का 6 जो है ये 2019 में लाया गया था 103वां संविधान संशोधन करके। और इसको जो है 81वां संशोधन करके ये 2000 में लाया गया था। और इसमें क्या दिया है, तो आरक्षण दिया गया है। किस लिए, तो लोक नियोजन में 16 का बात करेगा तो लोक नियोजन में आरक्षण, और 15 का बात करेगा तो धर्म, लिंग, वंश, जाति के हिसाब से आरक्षण है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत है, सबको पता है। चलिए पढ़ देते हैं एक बार। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है 17 में। 18 में उपाधि जो है उसका अंत कर दिया गया है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, सेना में अगर कोई है या फिर कोई विद्या से रिलेटेड है, तो विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि अगर राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, सेना वाला उपाधि या फिर विद्या वाला उपाधि ही बस राज्य सरकार या फिर कोई भी उस प्रदान करेगी, बशर्ते और भी कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार ही नहीं कर सकता है। समझ में आया ना, राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। समझ में आया ना, ये सब उपाधि जो है भारत सरकार देता है ना। भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया भारत का, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र सबसे ऊपर, फिर महावीर, फिर वीर, ये सब आदि पुरस्कार जो है 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार 1922। मैंने सबसे आसान 17-18 था, सबसे दिक्कत वाला 15 ही 16 है ना। सबसे दिक्कत वाला 15-16 था, थोड़ा इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और 14 तो एकदम आसानी था, एक लाइन में ख़त्म कर आएगी। हमारा क्या है, इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू भी होगा। एकदम नॉर्मल है, विधि के समता के बात मतलब ही वही हो गया। और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बशर्ते मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। बस तो यही था। 15-16 को एक बार फिर से पढ़िएगा, और बशर्ते 17-18 तो एकदम हल्का ही है। अब हम लोग को पढ़ना है थोड़ा टफ वाला, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 में आता है। 14 से 18 तो हम लोग पढ़ लिए, अब आता है 1922। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 19 में है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 का 1 का F, ये भी हम लोग ऊपर देखे थे ना, संपत्ति था, तो इसको भी जब हटाया गया, 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 को बचा है, जिसमें से 19 का F, ये भी हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। आप लोग देखे थे, ऊपर भी देखे थे ना जी। इसको हटाया था, और साथ ही साथ किसको हटाया था, 31 को हटाया था, अनुच्छेद 31 को हटाया था साथ ही साथ। तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 19 में है, ठीक। और देखिए इसमें कह रहा है कि 7 को तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 को है, इसको हटा दिया है। 19 का 1 का F हटा दिया है। नीचे देखिए कहीं भी F दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, G तक दिख रहा है, A B C D E F G। 19 का 1 का A, 19 का 1 का B, ये सब जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में जो है अनुच्छेद 19 में आता है। और ये जो है 6 को दिख रहा है स्वतंत्रता, थी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहले 7 को था मूल संविधान में, लास्ट वाला हटा दिया संपत्ति का अधिकार को। चलिए हम लोग 6 को पढ़ लेते हैं। 19 में खाली पढ़ना है 6 को हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हम लोग फिर 20 पढ़ेंगे, फिर 21, ऐसे बढ़ते चलेंगे। अभी 19 का 2 भी है नहीं, अच्छा ये तो और लंबा है। अच्छा 19 का 2 है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं 19 का 1 का A में क्या है। 19 का 1 में A है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी बोल सकते हैं। देखते हैं कोई भी
मीडिया के सामने कोई भी मतलब कोई भी आके बोलने लगता है, जो भी जिसको बुराई करना है सरकार का जो भी करना है करता है, तो यही ना है बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बोलने की स्वतंत्रता कि गाली दे दे किसी को, है ना। तो गाली दे देगा तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। गाली नहीं देना है, बस आप बोल सकते हैं कि ये बुरा है, ये भला है, ऐसे नॉर्मल आप स्पीक दे सकते हैं। तो ये बोलने की स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिला? अनुच्छेद 1 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, पहले बोलना है आपको। 19 का 1 में क्या करना है? बोलना है। अनुच्छेद 19 का 1 का बी में कह रहा है शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तो बोलिएगा, फिर बोलने के बाद अब क्या करिएगा? सभा करिएगा, शांतिपूर्ण सभा करिएगा बिना हथियार के, जिसको बोलते हैं निर्बंधन। 19 के 3 के तहत निर्बंधन बोलते हैं, 19 के 3 के तहत। तो पहले 19 का 1 का ए में है बोलने का अधिकार, 19 का 1 का बी में है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। आप सभा करिएगा तो संघ तो बनाइएगा ना, सभा करिएगा। सभा करने के लिए आपको संघ बनाना होगा। तो संघ हमारा किस में है? 19 का 1 का सी में है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये निर्बंधन 19 का 4 के तहत है। अब देखिए 19 का 1 का डी में है क्या कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। अब जब देखिए ध्यान से देखिएगा, आवागमन मतलब किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक होता है? नहीं ना देता है। कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बशर्ते उस सब इलाका छोड़ के जहाँ पे थोड़ा आतंकवादियों का क्या रहता है, दिक्कत रहता है, उस सब छोड़ के। तो 19 का 5 के तहत है निर्बंधन। अनुच्छेद 19 का 1 का ई में कह रहा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, मतलब घर बना सकते हैं, वहाँ पे जाके रह सकते हैं, इसकी बसने की स्वतंत्रता। और 19 का जी में कह रहा है कोई भी व्यापार और जीविका चला सकते हैं, इस स्वतंत्रता है। कहीं भी जाके आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? जीविका चला सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं देश के अंदर, जो कि 19 के 6 के तहत है। अनुच्छेद 19 का 6 ही राज्य के किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद जो है 19 के 6 यही जो है ना, राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। 19 का 6 के तहत ही राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। किसी भी व्यापार को क्या करता है? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन करने का अधिकार देता है। 19 में 6 में ही लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो व्यापार करना, जीविका चलाना, ये हमारा 19 का 1 का जी में है। ए बी सी डी ई एफ जो है, एफ हमारा हट गया है, यहाँ वाला बीच वाला एफ जो है वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद जी है। ई के बाद हमारा डायरेक्ट जी आ गया, ध्यान रखिएगा। बीच वाला एफ है, लास्ट वाला नहीं। जी, एफ को ख़त्म किया गया है, ठीक, जी को नहीं। तो ए बी सी डी में ए में बताइए क्या था? ए में था बोलने की स्वतंत्रता। बी में बताइए क्या था? 19 का 1 का बी में क्या था? तो जो बोलिएगा तो सभा करिएगा, सभा करने की स्वतंत्रता बिना हथियार का। जब लोग देखते हैं ना आंदोलन करते हैं, सभा करते हैं। और 19 का हमारा बी तो ख़त्म हो गया। 19 का 1 का सी, 19 का सी में क्या था? सभा कर लिए, अब संघ बनाइएगा। तो 19 का 1 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बना लिए तो अब क्या करिएगा? तो संघ बनाइएगा तो आप अब आवागमन मतलब कहीं भी जाइएगा। अब आवागमन हमारा 19 का डी में हो गया। 19 का 1 का डी अब हो गया, 19 का डी के बाद अब हो गया ई। तो 19 का ई में है निवास करने की स्वतंत्रता। हम माफ़ करिएगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, संघ के बाद आवागमन है, आवागमन के बाद निवास है। 19 का ई में है आवागमन के बाद निवास है। और जब निवास हो गया तो हमारा एफ़ तो खारिज हो गया। एफ़ के बाद हमारा फिर आ गया जी। जी में क्या था? तो क्या था जी? हाँ, व्यापार। अब जब निवास करिएगा तो व्यापार, खाने पीने के लिए व्यापार जीविका चलेगा ना, तो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमारा जी में है। जी से जीविका ऐसे भी याद रख सकते हैं, जी से जीविका, है ना। डी से हमारा दूर दूर तक आवागमन कर सकते हैं कहीं भी। सी से हमारा संघ हो गया, सी से संघ हो गया। बी से हमारा क्या हो गया? बिना हथियार, बी से बिना हथियार के सभा बनाने की। कितना मस्त मिल रहा है, ये तो सबको याद होगा, पहला वाला बोलने की स्वतंत्रता है ये है। तो ऐसे भी याद रखिएगा, पहले बोलना है, बोलने के बाद फिर सभा करना है, सभा करने के बाद संघ बनाइएगा ना, संघ बनाने के बाद आप क्या करेगा? तो आवागमन मतलब जाइएगा, कहीं जाइएगा तो वहाँ पे निवास करिएगा। जब निवास करिएगा तो आपको रोजी रोटी के लिए जीविका चलाना पड़ेगा, व्यापार चलाना पड़ेगा। तो ये याद हो गया आपको, ए बी सी डी ई एफ छोड़ के जी। चलिए 19 का 1 तो ख़त्म। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि अच्छा ये भी है, लास्ट वाला लाइन याद रखिएगा। 19 के 6 में राज्य किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार किसे है? किसी भी व्यापार को राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? 19 का 6 में है। 19 के 6 में। चलिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है,
प्रेस जो है ना, आप लोग देखते हैं उसका स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सब चुप भी रह सकते हैं आप। मतदाता सूचना का अधिकार, अब मतदाता जो सूचना आता है उसका अधिकार आपके पास हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना की आंखों देखा प्रसारण, आप आंखों देखा प्रसारण ये सब दिखा सकते हैं। एकांतता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के साथ अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अब अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। एवं राजनीतिक दल या फिर किसी संगठन द्वारा आयोजित बल, उसके विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 21 के साथ वर्णन अनुच्छेद 19(1) के में भी है, ठीक है। ये 19(21) का एक क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए 19(21) का पहले हम लोग 21 का हम लोग देखते हैं 21 में क्या था, ठीक ना, चाहे आगे मिलेगा। चलिए 21 को याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसको मार्क्सवादी बोला जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्या बोला जाता है? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी मतलब जो है हमारा धर्म को मतलब नहीं मानते कम है ना अपन। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ को न केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है, ठीक ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के जो निर्णय था, निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि राजनीतिक दल जो हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। आगे देखते हैं 19 का 2 में क्या कह रहा है। 19 का भी 1 का भी हम पढ़ रहे थे, 19 का 1 का भी सब खाली पढ़ रहे थे अभी ऊपर का। अब हम लोग 19 का 2 पढ़ना है। 19 का 2 में देखिए, अनुच्छेद भारतीय संविधान का प्रावधान है जो 19 का 1 के तहत दिए गए बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार में उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अब देखिए 19 का 1 में आप बोल सकते हैं बकर कुछ भी, ये तो नहीं है ना कि आप गाली दे दीजिएगा किसी को, तो इसके लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है 19 के 2 में। तो 19 का 1 का जो है प्रतिबंध कौन है हमारा? 19 का 2 है। 19 का 1 का प्रतिबंध है, 19 का 2 है, प्रतिबंध लगा दिया है। 19 का 2 में कह दिया है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य निम्नलिखित कारणों से वाक्य भी स्वतंत्र निर्बंध लगाए जा सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। प्रतिबंध लगा दिया है कि आप अच्छे चीज़ कोई मतलब बोलिए, किसी को बुराई गाली नहीं दे सकते हैं। इस अनुच्छेद, बुराई कर सकते हैं लेकिन शब्दों में अच्छे तरीके से, यानी कि गाली दे दीजिए। इस अनुच्छेद के राज्य निम्नलिखित कारणों से वाक्य स्वतंत्र निर्बंध लगाए जा सकते हैं। राज्य की सुरक्षा को लेके अगर आप उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो आपको फिर जेल होगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, अगर विदेशी राज्य है, देश, राज्य मतलब देश को बता रहा है ना, तो उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसके हित में अगर उसके मतलब ऐसे में कुछ बोलिएगा तब भी आपको जेल होगा। लोक व्यवस्था को अगर ख़राब करिएगा बोल के उल्टा पुल्टा, तब भी आपको क्या किया जाएगा? जेल होगा। शिष्टाचार या फिर सदाचार के हित में अगर बोलिएगा तो ठीक है, नहीं बोलिएगा तो जेल होगा। न्यायालय की अवमानना अगर करिए, मतलब कोई भी हो गया कोर्ट का, अगर उल्टा पुल्टा उसके बारे में बोलिएगा तो भी आपको जेल होगा। मान हानि का केस जो हो जाएगा। अपराध के लिए नुकसाने के मामले में, किसी भी अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हैं, मतलब देखते हैं ना कोई भड़काऊ बोला जाता है स्टेज पर चढ़ के, अपराध करने के लिए लड़का उतावला हो जाता है, इसके लिए भी आपको जेल होगा। बोल तो सकते हैं लेकिन कुछ थोड़ी बोलिएगा। तो भारत की प्रभुता और अखंडता बना के रखना है, उस पर अगर दिक्कत होएगा तो आपको जेल होगा। ये 19 के 2 में कहा गया है। तो प्रतिबंध यहाँ से ध्यान में रखना है कि 19 का 1 का ए में कह रहा है बोलने की स्वतंत्रता। अब इसको जो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इसको प्रतिबंध लगाया गया 19 के 2 के तहत। किसके तहत? 19 के 2 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक ना, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्या क्या हम लोग देख ही लिए हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में देखिए, आपको पता होगा 20 और 21 जो है, हमको जो है राष्ट्रपति भी इसको बंद नहीं कर सकता है, मतलब 20 और 21। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आप अपराध किए हुए हैं ना, तो आपका जो दोष है, दोष सिद्धि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक सरकार आपका संरक्षण करता है। आप लोग देखते हैं कोई भी जो है, हम लोग जानते हैं कि वो उसने मर्डर किया है, उसने कुछ भी गलती किया है, तो सरकार जब तक उसको दोषी नहीं ठहरा देता तब तक पुलिस उसको संरक्षण देता है ना। तो यही कहने का मतलब कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन रखा गया है। किसके लिए? तो अपराध जो किए हुए हैं, अभी किए है कि नहीं किए कैसे बता सकते हैं, जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20। इसमें है अनुच्छेद 20 में है।
20 का 1 में देखिए कह रहा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मतलब जो अपराध जिस समय कर रहा है उस समय जो भी नियम बनाया गया है, नियम कानून, उसी के हिसाब से उसको सज़ा दिया जाएगा। इन्हें कि पहले था कि फांसी की सज़ा किया जा रहा था, उस समय उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन अभी मर्डर के लिए मात्र 20 साल का सज़ा हो रहा है। तो अभी के लिए वो बोलेगा नहीं, अभी जो अगर आगे आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, देखिए 20 के 2 में कह रहा है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार ना सज़ा मिलेगा। मतलब एक अपराध किया है उसको, उसका मतलब गाली दे दिया, गाली के बदले में एक झापड़ मारना है, उसका सज़ा मान के चलिए, तो फिर से दोबारा 2 झापड़ नहीं ना मारिएगा, एक ही झापड़ मारिएगा, उसका सज़ा एक ही झापड़ है, तो 2 बार उसको सज़ा नहीं दे सकते। फांसी पे लटकाना है तो एक ही बार ना फांसी पे लटकाइएगा, 2 बार तो लटका ही नहीं सकते हैं ना, मर जाएगा तो क्या मतलब। तो वही कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, 20 के 2 में कह रहा है। तो सबसे पहले 20 में हम लोग देख लिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसमें से 1 में कह रहा है कि अपराध करने में समय जो कानून है उसी के समय तक बाद करने के बाद आपको कानून के तहत सज़ा दिया जाएगा। 20 के 2 में कह रहा है कि अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। 20 के 3 में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब 20 के 3 में ये कह रहा है ना कि कोई भी अपराधी है उसको ज़बरदस्ती पीट पाट के पुलिस के द्वारा उसको नहीं बोला जाएगा कि तुम एक्सेप्ट करो, ठीक ना। हाँ, भले परमिशन लेके उसका किसी भी कोई जो होता है मतलब कि आतंकवादी टाइप का, उसको परमिशन लेके सरकार से उसके मार पीट के बुलवाया जाता है कि एक्सेप्ट करने के लिए, बताने के लिए, बताओ क्या क्या है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, ठीक। तो ये 20 के 3 में ऐसा लिखा गया है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसमें है, 20 के 3 में है। और 20 का 2 में हम लोग देख ही लिए थे क्या था, तो अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगा 20 के 2 में। 20 का 1 में क्या कह रहा है कि उस समय जो कानून था उसी के तहत उसको सज़ा दिया जाएगा। 20 का 1 में क्या है, उस समय जो कानून था उसी के समय सज़ा दिया जाएगा। 20 का 2 में क्या है, तो अपराध के लिए एक बार में एक ही बार सज़ा मिलेगी। और 20 का 3 में कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। तो हमारा था 20 अनुच्छेद 20 खत्म हो गया, जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है नॉर्मल, और उतना गहराई से भी पूछना चाहेगा तो पूछ ही सकता है, कोई बात है नहीं। चलिए आगे हम लोग तो पढ़ ही लिए। अब 21 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण का आपका शरीर है, तो प्राण और आपका देह जो है, दैहिक स्वतंत्रता, इसका संरक्षण है। इमरजेंसी के समय में 20 और 21 को नहीं ख़त्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अभी इमरजेंसी लगा हुआ है तो आपको गोली थोड़ी मार दिया जाएगा, हाँ। तो ये आपका जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका हर समय लागू रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन कौन सा जो है इमरजेंसी के समय भी लागू रहता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और ऊपर का 20 नंबर जो है, ऊपर का 20 क्या था, तो हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। तो अपराधों के लिए दोष के सिद्धि संरक्षण ये सब किया जाता है इमरजेंसी के समय में। 20-21 को मौलिक अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बाकी सभी मौलिक अधिकार आप ख़त्म कर सकते हैं। मौलिक अधिकार हम लोग जो देखे थे, मौलिक अधिकार देखे थे ना जी, किधर गया मौलिक अधिकार हुआ, मौलिक अधिकार, ये सब जो है मौलिक अधिकार में हम लोग देखे थे, है ना। तो जिसमें से हम लोग क्या देखे थे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में 20 और 19 से 22 तक है, जो कि 20 और 21 को क्या किया गया है, तो इसको इमरजेंसी के समय भी कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है 20 और 21 को। बाकी सबको ख़त्म कर दिया जा सकता है उस टाइम के लिए जब तक इमरजेंसी लागू हुआ है ना। तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों, हाँ यहाँ पे थे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 नंबर। 20 तो पढ़ लिए। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब विधि द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। वही बात है जो अभी बताएं, निजता का अधिकार, उसका खुद का निजता का अधिकार। देखिए विदेश भ्रमण का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, मानव गरिमा के साथ वो जी सकता है, विदेश भ्रमण का अधिकार है उसको, निजता का अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार है उसको, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल भी पी सकता है, वायु भी उसका उपभोग कर सकता है, ये सब का अधिकार है, इसको थोड़ी छीनेगा ना। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है क्योंकि ये निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, मतलब बिना पैसा का विधि सहायता उसको मिलेगा जो उसको भी दिया जाएगा। शीघ्र परीक्षण का अधिकार,
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा पाने का कर्मकार सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा पा सकता है। कर्मकारों का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी भी नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए। तो हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध, आप लोग फिल्मों में देखते होंगे किस हिसाब से आप आपको हथकड़ी लगा रहे हैं, तो आप जब तक दोषी नहीं हो जाएंगे आपको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। तो हथकड़ी लगाने जाने के विरुद्ध अधिकार है ना। 21 में है, किस में है, 21 में है। आश्रम का अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, आश्रम का अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। किस में आता है, अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी आप चाहिएगा, आपके हम अंदर हो फांसी तो आपका फांसी अंदर ही होगा, सार्वजनिक रूप से आपको फांसी नहीं किया जाएगा, इसके विरुद्ध अधिकार है आपका। फांसी भी देना होगा तो आप अंदर दीजिए, ऐसा नियम है खुद का। हाँ, जो चाहेगा कि हम सार्वजनिक फांसी दिया जाए तब जाके वो दिया जाएगा, लेकिन अभी विदेशों में नहीं है। विदेशों में कहीं कहीं पे आप लोग जो देखे होंगे, मुस्लिम कंट्री में आप लोग सार्वजनिक फांसी दे दिया जाता है खौफ बढ़ाने के लिए, है ना। तो वहाँ पे नियम दूसरा है, हम लोग का नियम दूसरा है। वहाँ पे नियम ये नहीं होगा, हम लोग का नियम ये है सार्वजनिक फांसी। अगर बोलेगा कि सार्वजनिक फांसी हमको नहीं देना है तो उसको हम अंदर ही फांसी दिया जाएगा, मतलब कि एरिया में, है ना। तो ये बात हम लोग 21 में देख लिए थे। ये सारा का सारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है ना कि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल शुद्ध युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण जो होता है, उससे से मैंने लगता है राष्ट्रीय इमरजेंसी आपातकाल कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। तो उसके समय पे आधार पर घोषित के दौरान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21, तब से हम चिल्ला के यही ना बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय 20-21 को निलंबित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग 20-21 कंप्लीट हो गया, लेकिन 20-21 में एक और 21 को क जोड़ा गया था। ये 21 का क है क्या दोस्तों, चलिए देखते हैं कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों, अब ये भी उसी में होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ऐसा ये जो था अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है, और 86वां संशोधन 2002 में ये जो किया गया था 21 का क में क्या है, 6 से 14, ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। और इसमें समस्त बच्चों के लिए ढंग जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क कैसा, टैक्स वैक्स फ्री रहेगा, पढ़ाई लिखाई जो भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो देखते हैं सरकारी स्कूल में फ्री रहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसके बाद पैसा लगना शुरू हो जाता है, कुछ पैसा लगता है ना। तो 86वां संशोधन 2002 के तहत, 86वां संशोधन 2002 के तहत, ठीक ना, इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, वो जो कि 21 का आर्टिकल 21 के क में है, 21 का क में है 6 से 14 वर्ष के, ठीक है। और जो है कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ये याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, है ना। चलिए तो हम लोग 21 का क भी पढ़ लिए और 21 भी पढ़ लिए और 20 भी पढ़ लिए। 20 में 3 को क्या क्या देखे थे हम लोग, उसको भी आप लोग पीछे से 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो मस्त याद होएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 22, आर्टिकल 22, तो लास्ट वाला 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक था, और 22 वाला हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं। इसमें भी खंड जोड़ा गया है 1-2 करके, ठीक ना। 22 कहाँ तक है भाई, 22, ये सब यहाँ से टॉपिक चेंज कर दिया, उसी से रिलेटेड टॉपिक होगा तो उसमें जोड़ दिया है। यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से 23 शुरू हो रहा है, तो 22 को यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, 22 को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 22 में कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में भी संरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। गिरफ्तारियाँ भी आती है, जो गिरफ्तार किया जाता है 2 प्रकार का होता है। पहला, सामान्य दंड विधि के अधीन, सामान्य दंड विधि के अधीन किया जाता है। दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन। तो ये क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य दंड विधि के अधीन, नॉर्मल जो दंड विधि है उसके अधीन है। एगो है निवारक निरोध, मतलब कि उसको निवारक मतलब कि समझ में ना, कि देखते कोई आतंकवादी रहता है, उसको 2-3 साल के लिए हम लोग जानते हैं ना कि वो आगे कोई भी गलती करेगा, उसके लिए हम लोग उसको कैद कर लेते हैं
2-3 साल के लिए, कि वो गलती ना कर सके। इसके लिए हम लोग परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद उसको कैद कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं निवारक निरोध, मतलब गलती करने से पहले ही उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। और नॉर्मल है सामान्य दंड विधि के अधीन। तो हम लोग जो इधर उधर देखते हैं वो नॉर्मल वाला ही है ना, संरक्षण, जो गिरफ्तारी किया जाता है गलती की वजह से। तो यही अब देखते हैं हम लोग, जिसको अनुच्छेद 22 के खंड ए और 2 में सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित है। देखिए 22 के खंड 1 और 2 सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित है। वही खंड 3, 4, 5, 6, 7 निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित है। ध्यान रखिए, यहाँ से 2 को बांट दिया है। 1 और 2 को रखा गया है सामान्य दंड विधि के अधीन, और 3, 4, 5, 6, 7 को रखा गया है निवारक निरोध विधि के अधीन। निवारक निरोध तो आपको समझ में आ गया होगा, सामान्य वाला भी समझ में आ गया होगा। तो 22 का जो है खंड 1 और खंड 2 को रखा गया है नॉर्मल में, और 3, 4, 5, 6, 7 ये जो रखा गया है निवारक निरोध अधिनियम में। अब देखते हैं क्या क्या है 1 और 2 और 5, 6, 7। चलिए, तो 22 के खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करेगा। कोई भी अपराधी क्या है, नॉर्मल वाला, मतलब नॉर्मल क्या है, जो ज़्यादा डेंजर वाला नहीं है, मान के चलिए, उसको बोला जाता है। तो अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं। गिरफ्तारी के कारणों का यथाशीघ्र बताए जाने का अधिकार। कोई भी गिरफ्तार कर रहा है ना, उसको तुरंत बताना है कि इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाकर पकड़ कर जेल में बंद कर दिया, पता भी नहीं किया किस लिए, उसको बताना पड़ेगा इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आर्टिकल किस में लिखा है? अनुच्छेद 22 के खंड 1 में लिखा है। अनुच्छेद के 22 के खंड 1 में लिखा हुआ है, यथाशीघ्र बताइए पहले। फिर कह रहा है अपनी रुचि के वकील और परामर्श करने का, बचाव करने का अधिकार अनुच्छेद 2 में रखा गया है। सॉरी 2 कह रहे हैं, 22 के खंड 2 में किया गया है कि अपनी रुचि के हिसाब से वो वकील रख सकता है। अपनी रुचि के हिसाब से जो मान के चलिए अपराधी है, वो क्या कर सकता है? वकील रख सकता है, उससे परामर्श ले सकता है और अपना बचाव करवा सकता है अपना रुचि के हिसाब से, ठीक ना। तो ये हमारा आर्टिकल 19 के खंड 2 में है, ठीक। 19 का खंड 1 में क्या कह रहा है? गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताने का अधिकार है। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर, खंड 3 क्या कह रहा है? 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। ये कहाँ से हम लोग देख लिए? खंड ये जो है खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, इसमें जो है 1 और 2 के तहत ये सारा है, ठीक ना, ये सारा है, इसके तहत है ये, समझ में आया ना। इसको मत समझ लीजिएगा 3-4 वाला, नहीं, वो अलग है और ये इसका ब्रांच है, 1 और 2 का ब्रांच है। इसमें कह रहा है कि 22 के खंड 1 और 2 में किसी अपराध के संबंध गिरफ्तार में ये जब अधिकार दिया हुआ है, अधिकार क्या है? तो आप गिरफ्तारी के कारणों का यथाशीघ्र पूछ सकते हैं। ये किस में है? खंड 1 और 2 में है, ठीक। इसको जोड़ के एक ही में कर दिया है, खंड अलग, खंड 1 और 2 को। देखिए, दूसरा है कि अपनी रुचि के वकील रख सकते हैं। तीसरा है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश करना होगा। किसमें? क्या 22 में, अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में है। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश का बिना निरोध स्वतंत्रता। अगर 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं रख रहे हैं तो आप उसको छोड़ना पड़ जाएगा। 24 घंटे के बाद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको क्या किया जाएगा? तो पेश किया जाना चाहिए। किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में है, ठीक ना। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में क्या क्या था, ठीक ना। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना है, अगर नहीं पेश किया तो छोड़ना पड़ेगा। वो अपना वकील रख सकता है और वो क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है। सबसे पहले तो पूछ सकता है कि किस लिए गिरफ्तार हो रहे हैं। ये 22 में है, सारा का सारा ये जो है 22 में है, ठीक। अनुच्छेद 22 के खंड में, खंड 1 और 2 में। अब देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में प्रदत्त चारों अधिकार जो है किसी विदेशी शत्रु को निवारक निरोध विधि के और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। देखिए, अगर कोई विदेशी शत्रु है ना, उसके लिए ये सब नियम नहीं रखा गया है कि वो पूछ सकता है, यथाशीघ्र पूछेगा, और वकील परामर्श करने का बचाव रख सकता है। वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में समझ पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो अपना क्या करता है? मजिस्ट्रेट के आदेश का बिना निरोध से स्वतंत्रता। ये सब जो है किसके लिए है? विदेशी शत्रु के लिए है। किसी विदेशी शत्रु जो है उसके लिए ये सब नियम नहीं रखा गया है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया? विदेशी शत्रु का मतलब आतंकवादी ही ना हो गया। और जो निवारक निरोध विधि के अधीन जो हम लोग रखते हैं छुपा के, वो भी नहीं रख सकता है। वो भी छोटा मोटा के लिए थोड़ी निवारक निरोध किया जाएगा। बड़े बड़े जो है आतंकवादी के लिए जो आगे ये कांड कर सकते हैं उसको निवारक निरोध में रखा जाता है। तो वो भी अपना थोड़ी बचाव करवा सकता है कि बोलेगा नहीं हमको बताइए, ये करिए, वो करिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए 24 घंटे का। तो नहीं, ये सब नहीं कर सकता है। ये 22 के खंड के 1 के 2 के अपवाद में आ जाता है दोनों, ठीक है ना।
तो आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जाके यहाँ पे बता रहा है कि निवारक निरोध होता क्या है। इसको पहले ना बताना चाहिए था। चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग तो बता दिए थे निवारक निरोध क्या होता है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 हम लोग देखे थे, तत् संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। समझ में आ रहा है ना कि अपराध करने बताए थे ना, पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या थे, 7 तत्व संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं, वरना उसे अपराध करने से रोकना होता है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। ये जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है ना, तब क्या होता है। देखिए, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में विरुद्ध कर सकती है। मतलब कि 3 महीना तक ही उसमें सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीना तक क्या कर सकता है, अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। मतलब 3 महीना तक वो उसको कम से कम रख सकता है, ऐसा नियम है सरकार को। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए रखना रहेगा ना, तो इसके सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ेगा, मतलब परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार सलाहकार बोर्ड का क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 महीना कि 2 महीना कि 6 महीना, 3 महीना। तो ऑप्शन होगा हमारा आंसर सही, 3 महीना तक वो रखने का नियम है। उससे ज़्यादा रखना है तो क्या लेना पड़ेगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा फिर से। तो ये याद रखिएगा, 3 महीने तक वो कर सकता है निवारक निरोध अधिनियम। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। बताया जाएगा, लेकिन जिसको ज़रूरत रहेगा उसको नहीं बताया भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बताया करे कि इसको रखे हुए हैं निरोध में, निवारक निरोध में, है ना। तो यही कह रहा था यहाँ पे, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभिवेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध, जो निरुद्ध आदेश है उसके विरुद्ध यह अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ये भी रखा गया है कि जो भी निरुद्ध व्यक्ति हो उसको निरोध आदेश के विरुद्ध में वो क्या कर सकता है, तो अपना शीघ्र अभ्यावेदन दे सकता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कौन ऐसा आतंकवादी करेगा ऐसा बकलोल। निवारक निरोध के संबंधित अब तक बनाया गया जो भी विधि है। अच्छा, अभी है निवारक निरोध? अभी नहीं है शायद। हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। तो सबसे पहले निवारक निरोध से संबंधित अब तक का जितना भी विधि बनाया गया है शुरुआत में, तो सबसे पहला विधि है निवारक निरोध अधिनियम 1950। आज़ादी के कुछ दिन के बाद, 3 साल बाद, है ना। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। तो सबसे पहले निवारक निरोध कब पारित किया गया दोस्तों? 26 फरवरी में, जनवरी में नहीं, फरवरी में आ जाइएगा, 1 महीना के बाद। 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था हमारा जो है संविधान, 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 1 महीना के बाद 26 फरवरी 1950 ईस्वी को यह पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना भी था। इसको 1951 में समाप्त कर देना भी था। इसके टेम्पोररी कार्य के लिए बनाया गया था, मात्र कुछ दिन के लिए। और इसका नाम मतलब इसको क्या कहा गया था कि 1 अप्रैल 1951 को इसको समाप्त कर दिया जाएगा, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। ज़रूरत पड़ता गया, बढ़ाता जीवन काल बढ़ाया जाता रहा, ठीक ना। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को जाकर समाप्त हुआ। देख लीजिए, 51 में समाप्त होना था 1 अप्रैल को, खींचते खींचते 20 साल खींचा गया और 31 दिसंबर 1971 को जाके फिर ये समाप्त हुआ। कौन सा समाप्त हुआ? तो यही निवारक निरोध अधिनियम जो 1950 में आया था। 26 जनवरी 1950 का पहला निवारक निरोध अधिनियम। ये नियम कब समाप्त हुआ? तो 1971 में समाप्त हुआ। देखिए, तो पूछता है कि निवारक निरोध अधिनियम कब समाप्त हुआ था? तो 1971 में, 31 दिसंबर, लास्ट दिसंबर का 1971 में समाप्त कर दिया गया, ठीक। और जो शुरू कब हुआ था? तो 26 फरवरी 1950 को ये शुरू हुआ था। 26 फरवरी 1950 को, नियम था वही 1950 वाला, निवारक निरोध अधिनियम 1950। और 26 फरवरी 1950 को ये शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 1971 तक चला था। लगभग कितना साल हो गया? 50, 60, 70, 21 साल तक चला था, है ना। अब देखिए ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा अव्यवस्था अधिनियम 1971, इसको बोला जाता है मीज़ा। ये भी विधि ही है, निवारक निरोध से ही विधि बनाया गया था, मीज़ा। तो देखिए जो तो मीज़ा है 1971 में, अभी जब ये समाप्त हो गया निवारक निरोध अधिनियम वाला, तो फिर से दूसरा नियम रखा गया
आंतरिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था अधिनियम 1971। आंतरिक सुरक्षा करने के लिए जो व्यवस्था रखा जाएगा, अधिनियम बनाया गया 1971, इसको बोला जाएगा मीजा। क्या बोला गया? मीजा। तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1989 इसके प्रतिकूल था। 44वां संवैधानिक संशोधन जो था ना 1989, इसके उल्टा था, और इस कारण अप्रैल 1989 में ये भी समाप्त हो गया। 71 में आया था, लेकिन यह जो था उसके विरुद्ध था 1989 के। तो जब 1979 है दोस्तों, 79 है, तो 1979 के प्रतिकूल था, इसीलिए जब 1979 जब इस संविधान संशोधन किया गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 किया गया, ठीक ना। वैसे तो 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, लेकिन इसका जो है संवैधानिक संशोधन 1989 भी चला था उस समय भी, तो इसका प्रतिकूल था, इसका उल्टा था। जब उल्टा पड़ेगा तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो पुराना वाला को तो खारिज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 क्या हो गया? खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1979 के बनने के कारण। ये उसका उल्टा जस्ट था, तो एक ही को न रखा जाएगा, तो जो बनाया जाएगा वही ना रखा जाएगा, पुराना वाला को खारिज कर दिया गया, फिर सोचा जाएगा फिर से बनाया जाएगा, अगला आगे देखा जाएगा नियम। तो ये जो था 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत इसको खारिज कर दिया गया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 को, जिसको मीजा कहा गया था। ठीक। अब तीसरा कह रहा है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 लाया गया। विदेशी मुद्रा, विदेश का जो मुद्रा है उसका संरक्षण करना और तस्करी जो हो रहा था, तस्करी, इसके निरोध में, मतलब उसको रोकने के लिए यह अधिनियम 1974 में बनाया गया। 1974 में फिर से बनाया गया। ये था 1974 में क्या था? तो विदेशी जो मुद्रा था उसको संरक्षण करना, जिसका तस्करी हो रहा था, तस्करी निरोध, उस तस्करी को मतलब कि खरीद बिक्री जो होता है तस्करी, उसको निरोध मतलब उसको रोकना, यह अधिनियम लाएगा 1974 में। ठीक ना। ये सब किससे ही है? तो निरोध से ही ना, ये भी है निवारक निरोध से ही माना जाएगा, सभी उसी के ना अंतर्गत आ रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो बनाया गया था भी उसी में आ रहा है। विदेशी वाला जो है तस्करी निरोध भी उसी में आ रहा है 1974 में। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, तो पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 साल रखी गई थी। जो भी तस्करी करते थे उसको पकड़ के जेल में नज़रबंद कर दिया जाता था 1 साल तक, मस्त जेल में रही 1 साल तक बिना बताए किसी को। तो जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। फिर इसको 1 साल से बढ़ाकर 2 साल तक नज़रबंद कर दिया गया, जो भी तस्कर होते थे उनको। ठीक ना। ये भी नज़रबंद से ही है। नज़रबंद मतलब कि क्या, वही निवारक निरोध हो गया, पहले ही बंद कर दिया जाएगा तस्कर करने से पहले। तस्कर तो हो ही रहा है, उससे पहले ही मतलब आगे बढ़ने से पहले उसको क्या कर दिया जाएगा, तो 2 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा। अब आया 1980, इसमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 देखिएगा, तो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ के अन्य सभी राज्यों पर लागू किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 लाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी अन्य राज्यों में लागू किया गया था। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये कानून था। ये भी निवारक निरोध अधिनियम से रिलेटेड था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है, इनमें से कोई नहीं ऐसा करके दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 का था, जो कि 26 फरवरी 1950 में आया था, जो कि 31 दिसंबर 1971 को ये खत्म हो गया। फिर आया एक आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मीजा बोलते हैं जिसको। लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 बनाया गया तो जस्ट उसका उल्टा पड़ रहा था ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसके कारण इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एवं विध्वंसकारी गतिविधियां जो है उसके लिए निरोधक कानून लाया गया था, जिसको टाडा कहा गया। क्या कहा गया? टाडा, TADA, टाडा। अब टी से हमारा टेररिस्ट, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो रुकिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन, जिसको बोला जाता है एक्ट। टाडा का फुल फॉर्म क्या हो गया? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़। ये हमारा हो गया टाडा का फुल फॉर्म, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव, जो भी टेररिस्ट है डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़, जिसको प्रिवेंट एक्ट भी कहा जाता है। हिंदी में इसे आतंकवादी विघटनकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कहा जाता है। इस आतंकवाद निपटने को 1985 में बनाया गया था, जिसे 1995 में ख़त्म कर दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग दिया गया 1985 में बनाया गया था, 95 में ख़त्म कर दिया गया था 10 साल तक। 85 से कितना तक? 95 तक। देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देखिए तो हम लोग याद हुआ ना, 85 से 95 10 साल तक था ये टाडा।
तो ये टाड़ा जो था 1995 से समाप्त कर दिया गया था, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा कठोर कानून था उस समय का, 1995 में ख़त्म कर दिया गया। ये भी जो निवारक निरोध से था। साथ में एक और आया था पोटो आया था, देखिए ये भी निवारक निरोध से था। पोटो होता क्या था? तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्डिनेंस 2001 में आया था ये भी पोटो का फुल फॉर्म हो गया प्रिवेंशन, मतलब कि उसको प्रिवेंशन करना, और टेररिज्म और ऑर्डिनेंस। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, जो टेररिज्म का जो कार्य ऑर्डिनेंस हो रहा है उसको प्रिवेंशन करना, उसको रोकना है ना, इसका कहा था पोटो का फुल फॉर्म हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म और ऑर्डिनेंस, जो कि 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था। और टाड़ा कब आया था? 1985 में आया था, जो 1995 में ख़त्म कर दिया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी देशों में लागू किया गया। ये तो हमने देख लिए। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी को रोकने के लिए जो था 1974 में नियम लाया गया था, है ना, जिसको 1984 में पहले एक साल था बंद करने के लिए, नज़रबंद करने के लिए, अब 2 साल कर दिया गया था 1984 में। तो 1974 में लाया गया था 10 साल के बाद नियम। और फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसको मीजा बोलते हैं, ये 1979 के संवैधानिक संशोधन को खारिज कर रहा था, जिसकी वजह से इसको ही खारिज कर दिया गया, ठीक ना। निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था, 26 फरवरी 1950 में आया था, जो कि 31 दिसंबर 1971 तक समाप्त कर दिया गया। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोटो देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। 2001 खाली याद रखिए ना, उतना कौन याद रखेगा। पोटो जो है टाड़ा का ही एक रूप था। जो हम लोग ऊपर टाड़ा देखे थे, टाड़ा, इसी का रूप है ये पोटो। मिलता जुलता भी नाम है, टाड़ा पोटो, है ना। तो देखिएगा, एक रूप था। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों का प्रतिबंधित किया गया था। 23 गो, देखिए पोटो के हिसाब से 23 गो को पोटा गया था आतंकवादी को। इसे याद कर लीजिएगा, पोटो के हिसाब से कितना आतंकवादी को पोट लिया गया था? तो 23 गो आतंकवादी को पोटा गया था, मतलब उसको प्रतिबंधित किया गया था। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। वही वाला शक के आधार पर जो हम लोग पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये नियम रखा गया था, लेकिन सिर्फ किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। देखिए, हम लोग बना दिए तो नियम, अंग्रेज बना दिया तो, लेकिन उसका फ़ायदा उठा रहा था वो सब। नियम उसी समय भी था, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते थे। तो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती थी। उसको गिरफ्तार किया जाता था, वहाँ पे क्या करता सब? तो देखिए, वहाँ पे 2 साल तक करता था। वो छोड़िए, पीछे का मॉडर्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीना से ज़्यादा उसको हिरासत में नहीं रख सकते थे। बिना आरोप पत्र चाहिए तब जाके 3 महीने से ज़्यादा उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। 3 महीने तक तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। 3 महीने के बाद वो अपील करेगा कि माय लॉर्ड हमको बचाइए, ये बात है। पोटो जो है 28 मार्च 2002 के अधिनियम बनने के बाद पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। पोटो से पोटा बन गया। पोटो से क्या बन गया? पोटा बन गया 2002 में। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो कि 2004 में ख़त्म कर दिया गया। 2 साल पे, तो 2001 में आया था, 2004 में ख़त्म हो गया। 3 साल तक चला था ना, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। तो ध्यान में रखिएगा, ये 3 साल चला था पोटो। 23 गो आतंकवादी को इसमें प्रतिबंधित किया गया था, और बाकी सब तो हम लोग देख ही लिए थे। तो पोटो ये सब हो गया। आतंकवादी हमारा टाड़ा हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा 1980 वाला हो गया, या फिर मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974 हो गया, या फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीजा हो गया, या फिर निवारक निरोध अधिनियम 1950 हो गया, जो कि बहुत दिन चला था, 21 साल तक सबसे ज़्यादा यही चला है ना। तो ये सब हमारा जो है निवारक निरोध अधिनियम का सब तक विधि बनाया गया है। चलिए, अब लोग पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।